वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो आधुनिक इतिहास का जो लेक्चर हमारा चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, उसके 30 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास और उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास भी देख लेंगे, मिडीवल हिस्ट्री। ये एंशियंट हिस्ट्री है, आज से स्टार्ट हो रही है और इसके जितने भी चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सब देख लेते हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास इस लेक्चर में, और उसके बाद हम फिर मध्यकालीन भी देख लेंगे, तो हमारा हिस्ट्री जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट से भी स्टार्ट करेंगे आगे। तो आज के इस टॉपिक में हमें पढ़ना है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, एंशियंट जो इसके सोर्सेज रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले है कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण यानी क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, ये क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। ये तो सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, इतिहास का जो पिता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस को। ठीक है, एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस, ऐसे करके याद कर सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? प्रथम वास्तविक पुस्तक राजतरंगिणी को माना जाता है। कल्हण के द्वारा रचित है ये। ठीक है, कल्हण जो हैं उन्होंने लिखी है राजतरंगिणी। और प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक अगर पुस्तक कोई है तो वो किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। शासन के सिद्धांत इसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के यानी पंच मार्क कॉइन्स कहलाते हैं। ये पंच्ड मार्क कॉइन्स, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पंच मार के कॉइन, वो उस तरह के आहत सिक्के उसे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में न्यूमिस्मैटिक्स और हिंदी में मुद्रा शास्त्र बोला जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को। प्रागैतिहासिक खोज जो है भारत में, उसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट की है। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया ये जो है ये किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट की है। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट की। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? यिंतु का। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा हुआ है कि चीनी यात्री जो हैं उन्होंने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो यिंतु का प्रयोग किया है। यिंतु, ऐसे इंग्लिश में लिखा जाता है यिंतु। नेक्स्ट है उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, यानी एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, अभिलेख शास्त्र, ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालिपि विद्या कहा जाता है। पुरालिपि विद्या। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से हुआ था। हाथी गुम्फा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख से हुआ था? हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? वी ए स्मिथ ने किया था। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन भारत का जो सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास, सुनियोजित बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल वे में, तो वो किसने तैयार किया था सुनियोजित इतिहास? तो वी ए स्मिथ ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं, एक फ्लो चार्ट है जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा किस टाइम तक चला है। उसको हिस्ट्री को भी कई पार्ट पे डिवाइड किया। जैसे इतिहास जो है 3 पार्ट में एक तरह से डिवाइड है हमारा। एक तो है प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। आध ऐतिहासिक काल जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, और ऐतिहासिक काल जिसको हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल का जो है मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है ये। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इसमें। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का ही एकमात्र स्रोत है इसमें, क्योंकि लिखित साक्ष्य जो है इसमें उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि स्टार्टिंग का फेज था। नेक्स्ट है आद ऐतिहासिक काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 300 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन अपठनीय। अपठनीय मतलब इसे पढ़े नहीं जा सकते, लिखे हुए तो है लेकिन अभी तक ये पढ़े नहीं गए हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल।
ठीक है, ये 600 ईसा पूर्व से आगे के हैं। अब 600 ईसा पूर्व से आगे की जो भी हैं वो ऐतिहासिक काल में आते हैं। इसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, ठीक है, और पढ़ भी सकते हैं इसको। नेक्स्ट अब देखते हैं हम इसमें, नेक्स्ट है इसमें कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, पुरातात्विक साक्ष्य है और विदेशी उपकरण है। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ हो गए, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ जितने भी हैं, रामायण महाभारत और जितने भी है तुलसीदास कृत कोई भी हो गया, या फिर मतलब जो भी धार्मिक ग्रंथ है, वेद हो गए, वेदांग हो गए, उपनिषद हो गए, ये सारे किस में आ जाते हैं, धार्मिक ग्रंथ में आ जाते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ जो हिस्टोरिकल जितने भी जो ग्रंथ है वो, पुरातात्विक साक्ष्य जो हो गए, पुरातात्विक साक्ष्य खोद के जो निकाले गए हैं वो उस हिसाब से। विदेशी विवरण में जैसे इत्सिंग हुएनसांग, ठीक है, इत्सिंग हुएनसांग आ गया। अब तो ये और भी क्या क्या थे, इब्न बतूता, इन सब के जो यात्रा वृत्तांत थे उन सब से भी जानकारी मिलती है, वो विदेशी विवरण के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। कब? 1837 में पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। ये काफ़ी बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने। नेक्स्ट है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को, शॉर्ट फॉर्म में वेद व्यास बोलते हैं ना, तो पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, ये तो पता ही होगा, ये वेदों के संकलन करता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें पौराणिक मान्यता के अनुसार, भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्वत मनु थे, वैवस्वत मनु। ठीक है, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? गुप्त वंश का मिलता है। वायु पुराण में किस वंश का मिलता है? गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। ये सब चीज़ हम आगे पढ़ेंगे अभी। गुप्त वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, ये सारी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्प सूत्र से होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्प सूत्र से। नेक्स्ट इसमें एक नोट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जो डिपार्टमेंट है ये किसके अंदर आता है? किस मंत्रालय के अंदर? संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आर्ट एंड कल्चर में। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये किस वंश से संबंधित है मत्स्य पुराण? आंध्र सातवाहन वंश से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मत्स्य पुराण जो ये है, मत्स्य पुराण जो है ये किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण जो है ये मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, खरोष्ठी लिपि जो है ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की मिलती है। ठीक है, नारद स्मृति से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति की मानी जाती है। सबसे प्रमाणिक और सबसे प्राचीन कौन सी? क्वेश्चन पूछा हुआ है काफ़ी बार कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है? मनुस्मृति है। ठीक है, मनु के द्वारा जो लिखी हुई है वो मनुस्मृति। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को ही कहा जाता है। ये शुंग काल से रिलेटेड है। ठीक है, शुंग काल। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसे मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। देखो ये पूछा जाता है कि महाभारत का जो पुराना नाम था वो क्या था? जय संहिता था। कुछ समय पश्चात ये बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही जय संहिता फिर भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ और अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतसाहसी संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। ठीक है, महाभारत कैसे नाम पड़ा वो जान गए आप कि सबसे पहले तो क्या था कि महाभारत का जो पुराना नाम था वो जय संहिता था। ठीक है, जिसमें सिर्फ 8800 श्लोक थे। उसके बाद इसका नाम भारत पड़ा, क्यों? क्योंकि इसमें फिर 24,000 श्लोक बढ़ गए। फिर महाभारत इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, तो भारत के आगे क्या लग गया? महाभारत। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसमें पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है।
पुरालेख विद्या से अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन ही क्या है? पुरालेख विद्या। नेक्स्ट है पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को। पुरावेश का महानतम अन्वेषण किसे माना जाता है? डार्विन को माना जाता है। ठीक है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रहला से। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, ठीक है, इब्न बतूता, इसका यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रहला से। ह्वेनसांग ने, सबके बारे में पढ़ेंगे आगे हम, ये मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में, सबसे प्रमुख था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें, नेक्स्ट है प्रमुख अभिलेख व शासक। ठीक है, तो अभिलेख और शासक देख लेते हैं, रिलेटेड जो है। अभी देखो, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये किससे रिलेटेड है? कलिंग नरेश खारवेल से। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे रिलेटेड है? कलिंग नरेश खारवेल से। ऐहोल अभिलेख किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। नासिक अभिलेख ये गौतमी बलश्री से रिलेटेड है, गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, सुना भी होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख ये समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ लेख किससे रिलेटेड? समुद्रगुप्त से। मंदसौर अभिलेख ये मालवा नरेश यशोवर्मन से, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार नरेश भोज से, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। ठीक है, राजा भोज नाम सुना होगा, प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख ये बंगाल शासक विजय सेन से रिलेटेड है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख ये किससे रिलेटेड है? स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की मिलती है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सी यू की। तो ह्वेनसांग की जो यात्रा वृत्तांत है वो मतलब किस नाम से है? तो सी यू की नाम से है, सी यू की। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने की थी। इंपॉर्टेंट है, मध्यकालीन इतिहास में सारी चीज़ें देखेंगे हम। ठीक है, तो किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। नेक्स्ट देखते हैं हम, मोरक्को का जो यात्री, ये इब्न बतूता जो है ना, ये मोरक्को का यात्री था। ठीक है, मोरक्को का यात्री भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का, सॉरी, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांडे राज्य के, पांडे राज्य की। ठीक है, पांडे राज्य की, राजा नहीं, सॉरी, राज्य की। पंतजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का पता चलता है। किससे? शुंग वंश का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है चीनी लेखों का वर्णन है। तो चीनी लेखों जो भी आए थे, जैसे फाहियान है, ह्वेनसांग है, इत्सिंग है, ये सब है। देखो, फाहियान जो है उसका समय, रचनाएं और यात्री विवरण देख लेते हैं। तो फाहियान आया था 399 से 414 ईस्वी के बीच में। इसने भारत दशा का विवरण किया था। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। ठीक है, इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ और चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया, बहुत सुंदर बताया इसका मतलब। ठीक है, चंद्रगुप्त का जो लकड़ी का ये राजमहल था उसको बहुत सुंदर बताया फाहियान ने। नेक्स्ट है ह्वेनसांग, ये आया था 629 से 645 ईस्वी के बीच। इसकी जो यात्रा वृत्तांत है किस नाम से जानी जाती है? सी यूकी के नाम से। अभी हमने देखा था पाश्चात्य संसार के लेख है। ठीक है, मतलब वेस्टर्न। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, ऐसे करके याद रख सकते हैं। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था, शिलादित्य। ठीक है, और इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार क्योंकि बहुत यात्रा करता था, इसलिए यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यात्रियों का राजकुमार किसे बोला गया है, किस लेखक को? तो ह्वेनसांग को। नेक्स्ट है इत्सिंग, ये 673 से 675 ईस्वी में आया था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा इसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा, ये भी ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक नोट कि सती प्रथा का जो प्रथम लिखित साक्ष्य है ये 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। ठीक है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है कि सती प्रथा का जो प्रथम लिखित साक्ष्य है वो कहाँ से, किस अभिलेख से मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। कब? 510 ईस्वी में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने स्टार्ट किया है अभी। ठीक है, आज हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर लिया प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, एक इंट्रोडक्शन था, ये सब देख लिया हमने। अब नेक्स्ट हम
लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। पाषाण काल डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य शासन, गुप्त शासन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए एंशियंट हिस्ट्री को भी ख़त्म करके मध्यकालीन हिस्ट्री में फिर आज आगे जाएंगे। तो आज की इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।